सुप्रभात छात्रों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष। उम्मीद है आप लोगों के पास में सभी आवश्यक वस्तुएं आ गई होंगी। परीक्षा का टाइम टेबल, परीक्षा का सिलेबस या पाठ्यक्रम, परीक्षा से संबंधित सारे पीडीएफ और वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। परीक्षा की तैयारी भी शायद आप लोगों ने प्रारंभ कर दी होगी। यहाँ पर विद्यालय आपकी सुविधा के लिए रिवीजन के वीडियो बनाकर आपको भेज रहा है। ये वीडियो आपको काफी सहायक सिद्ध होंगे। इन वीडियो को कम से कम दिन में 2 बार, 1 बार अवश्य देख लीजिए। आपको ये पूरा पाठ्यक्रम को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। चलिए, क्या क्या आने वाला है ये आपको पता ही है। यहाँ पर हम लोग रिवीजन प्रारंभ कर रहे हैं पाठ 10 से। पाठ 10 जिसका नाम है सहेली को पत्र। आपके सामने मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। हम लोग रिवीजन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विनीता ने किसे पत्र लिखा? उत्तर है, विनीता ने स्नेहा को पत्र लिखा। मौखिक प्रश्न जो है ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आएंगे। इनके उत्तर आप एक शब्द में भी दे सकते हैं और चाहें तो पूरा लिखकर भी दे सकते हैं। आप इस प्रश्न को विनीता ने किसे पत्र लिखा, इसका उत्तर आप शायद ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्नेहा को। इतना उत्तर भी संपूर्ण माना जाएगा। और यदि आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि विनीता ने स्नेहा को पत्र लिखा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, पत्र में विशेष रूप से किस त्योहार का जिक्र है? इसका उत्तर है ओणम। पत्र में विशेष रूप से किस त्योहार का जिक्र है? ओणम का। तीसरा प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? इसका उत्तर है केरल। ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम केरल राज्य का त्योहार है। यह त्योहार किस मास में मनाया जाता है? उत्तर है श्रावण। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। लिखित प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इस त्योहार के साथ किस राजा की कथा जुड़ी हुई है? विस्तार से बताएं। इस त्योहार के साथ, ओणम त्योहार के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। वे अत्यंत पराक्रमी राजा थे। पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने के बाद जब वे आकाश की ओर बढ़े तो देवराज इंद्र चिंतित हो गए। इंद्र के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने महाबली से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। ये इसका उत्तर है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, ख वाला, यह त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर है, ओणम त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों को साफ करके आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली बनाई जाती है। रंगोली के पास दीप रखकर महाबली की मूर्ति का पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुवनम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं। कौन से लोक? पाताल लोक। ओणम के अवसर पर केरलवासी विविध तरह के पकवान बनाते हैं और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब तीसरा प्रश्न, इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है और क्यों? ओणम पर्व का उत्तर है इसका, ओणम पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा दिन होता है जिसे तिरुओणम कहते हैं, क्योंकि केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। उस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। अगला प्रश्न है, इस अवसर पर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है? यह अंतिम प्रश्न है लिखित का। इस अवसर पर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है? इस अवसर पर इस दिन खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्त्रियां मनमोहक नृत्य करती है। गांवों और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। नदियों में और समुद्र में नौका दौड़ होती है। आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। यह पत्र कहां से लिखा गया? यह पत्र कहां से लिखा गया? 4 विकल्प है, त्रिचूर, रामेश्वरम, कोयम्बटूर और कोच्चि। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है? कोयम्बटूर। महाबली किस दिन केरल राज्य में आते हैं? किस दिन आते हैं महाबली?
केरल राज्य में तिरुओणम वाले दिन। 4 विकल्प दिए हुए हैं, ओणम, तिरुओणम, चिंगमासम और तीसरे दिन। सही उत्तर कौन सा है? तिरुओणम। देवराज इंद्र चिंतित थे। देवराज इंद्र किस बात से चिंतित थे? महाबली के पराक्रम से, महाबली के सौंदर्य से, महाबली के धन वैभव से और महाबली के प्रजा प्रेम से। यहाँ पर सही उत्तर है महाबली के पराक्रम से देवराज इंद्र चिंतित थे। अगले पाठ पर आते हैं। अगला पाठ है प्रधानमंत्री का चुनाव। पाठ 11 प्रधानमंत्री का चुनाव। आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर मौखिक प्रश्न सामने है। पहला प्रश्न है, राजा क्यों दुखी थे? इसका उत्तर है, राजा अपने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु से दुखी थे। प्रधानमंत्री अत्यंत योग्य, कुशल और सहृदय व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है ख वाला, राजा ने क्या घोषणा की? इसका उत्तर है, राजा ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतियोगिता आयोजित करवाने की घोषणा की। तीसरा प्रश्न है, यह प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित की गई? उत्तर है इसका, यह प्रतियोगिता एक पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने का रास्ता कैसा था? उत्तर है इसका, प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने के लिए एक ही पगडंडी थी। उस पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर, बबूल के कांटे और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। अंतिम प्रश्न है मौखिक का, प्रधानमंत्री पद के लिए कौन चुना गया? इसका उत्तर है, प्रधानमंत्री पद के लिए एक 32 वर्ष का युवक चुना गया जिसमें मानवता का गुण विद्यमान था। चलिए अब लिखित प्रश्न पर आते हैं। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सभा क्यों बुलाई गई? सभा बुलाई गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। उत्तर क्या होगा? कारण बताना है अपने को। पहला प्रश्न है, सभा क्यों बुलाई गई? इसका कारण है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। दूसरा प्रश्न है, प्रतियोगिता किस लिए आयोजित की जा रही थी? इसका उत्तर है, प्रतियोगिता प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही थी। तीसरा प्रश्न है, युवक देर से क्यों पहुंचा? इसका उत्तर है, रास्ते में कंकड़, कांटे और पत्थर हटाने के कारण वह प्रतियोगिता स्थल पर देर से पहुंचा। अगला प्रश्न है, पगडंडी पर कांटे पत्थर क्यों थे? इसका उत्तर है, राजा ने ही उन्हें बिछवाया था ताकि दूसरों के दुख का अनुभव करने वाले की पहचान हो सके। अंतिम प्रश्न है लिखित का, युवक को प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों चुन लिया गया? युवक को प्रधानमंत्री के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उसको प्रजा की पीड़ा का ज्ञान था, यानी उसमें मानवता का गुण विद्यमान था। अगला प्रश्न है, ये संवाद किसने किससे कहे व क्यों कहे? पहला है संवाद, प्रतियोगिता का समय तो समाप्त हो गया। किसने किससे कहा? यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया। ये वाक्य किसने किससे कहा? ये वाक्य राजा ने युवक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया था। ख, इस शोक के कारण बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है, या इस शोक के कारण बहुत से शास्त्र पढ़े हैं। किसने किससे कहा? युवक ने राजा से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा लेकिन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ग वाला देखिए, ग वाला वाक्य क्या है? यह प्रधानमंत्री पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है। किसने किससे कहा? वहां पर उपस्थित लोगों ने उस युवक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा नहीं था। बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। यह प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की गई थी? क्या है प्रश्न बहुविकल्पी का पहला? यह प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की गई थी? इसका उत्तर यहाँ पर 4 आपके पास में विकल्प दिए हुए हैं, विजयादशमी, दीपावली, रामनवमी और दुर्गाष्टमी। इसका सही उत्तर है विजयादशमी के दिन यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। युवक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। क्यों?
क्योंकि उसके मन में पीड़ा थी, नहीं ये गलत है। उसके मन में जिज्ञासा थी, ये भी गलत है। उसमें मानवता थी, ये उत्तर सही है। उसके मन में भक्ति थी, नहीं ये भी उत्तर गलत है। तो युवक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया, क्यों? क्योंकि उसमें मानवता थी। आपके सामने एक और प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द लिखें। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, प्रतियोगिता, पगडंडी, महाराज और प्रजा। बच्चों, हो सकता है कि ये विकल्प आपके पास प्रश्न पत्र में न आए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको केवल अनेक शब्द दिए हुए हों, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द आपको लिखना है, लेकिन ये विकल्प आपको हो सकता है परीक्षा के प्रश्न पत्र में न मिले, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। पहला है पैदल चलने का रास्ता, क। पैदल चलने का रास्ता, यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? पगडंडी। क्या आएगा? पगडंडी। दूसरा ख है योग्यता दिखाने के लिए की गई होड़, इसका उत्तर है प्रतियोगिता। तीसरा है मंत्रियों में प्रधान पद पर आसीन, क्या बोलते हैं जो मंत्रियों में सबसे ऊंचे पद पर होता है? प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े मंत्री पद पर आसीन है, प्रधानमंत्री के पद पर। अगला है महान है जो राजा, क्या कहते हैं उसे? महाराज। और अंतिम है किसी राज्य की जनता। किसी राज्य की जनता, क्या बोलेंगे राज्य की जनता को? प्रजा। जिसे हम लोग कहते हैं ना, भारत देश की प्रजा, इसलिए राज्य की जनता को हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रजा। आपके सामने एक प्रश्न है, तीसरा, इनके विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द चलिए लिखते हैं। प्राचीन मतलब पुराना, और इसका विलोम क्या होगा? पुराने का उल्टा क्या होगा? नया। इसलिए प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन। क्या होगा प्राचीन का विलोम शब्द? नवीन। समाप्त, समाप्त मतलब होता है खत्म होना, इसी तरह समाप्त का विलोम शब्द होगा आरंभ। अगला है विद्वान। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विद्वान का होगा मूर्ख। आवश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द क्या होगा? अनावश्यक। योग्य, योग्य का विलोम शब्द होगा अयोग्य। युवक, युवक का विलोम शब्द होगा युवती। युवक शब्द हम लोग उपयोग में लेते हैं लड़के के लिए, तो युवक का विलोम शब्द होगा युवती। अगला है कुशल। कुशल का विलोम शब्द होगा अकुशल। अंतिम है उपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। अब हम लोग आते हैं अगले पाठ पर, पाठ 14, मैं किसी से कम नहीं। यहाँ पर आपके सामने मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। उन मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, माधो सिंह कैसे स्वभाव का व्यक्ति था? उत्तर है माधो सिंह आलसी स्वभाव का व्यक्ति था। ख प्रश्न देखिए, उसकी क्या बुरी आदत थी? इसका उत्तर है उसे दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाने की बुरी आदत थी। ग प्रश्न देखिए, उस व्यक्ति ने माधो सिंह के एक हाथ का क्या दाम लगाया? इसका उत्तर है एक हाथ का दाम उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाया था। घ प्रश्न देखिए, संसार में सब यंत्रों से अधिक मूल्यवान क्या है? इसका उत्तर है हमारे अंग संसार के सभी यंत्रों से अधिक मूल्यवान है। हम लोग लिखित प्रश्न देखेंगे। क्या होता यदि? यहाँ पर लिखित प्रश्नों में जो पहला है उसमें दिया हुआ है क्या होता यदि। इसमें क देखिए, माधो सिंह के पास, क्या होता यदि माधो सिंह के पास खूब धन दौलत होती तो? यहाँ पर इसका उत्तर होगा यदि माधो सिंह के पास खूब धन दौलत होती तो आलस में वह उसे गवा देता। ख देखिए, क्या होता यदि माधो सिंह उस व्यक्ति से न मिलता तो? माधो सिंह उस व्यक्ति से न मिलता तो वह हमेशा भीख मांगता रहता। ग देखिए,
माधो सिंह अपाहिज होता तो क्या होता? माधो सिंह अपाहिज होता तो वह फिर भी भीख मांग रहा होता। क्या होता यदि वह व्यक्ति उसे न समझाता तो? वह व्यक्ति उसे न समझाता तो माधो सिंह जीवन भर आलसी ही बना रहता। तीसरा प्रश्न देखिए, हमारे शरीर के ये अंग महत्वपूर्ण क्यों है? हाथ आपको पता है, इससे हम खाते हैं और काम करते हैं। पैर, इससे हम भागते और दौड़ते हैं। आंखें, इससे हम अच्छा बुरा देखते हैं। कान, इससे हम सुनते हैं। इसके पश्चात बहुविकल्पी प्रश्न है, माधो सिंह गरीब था। इसका उत्तर क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था, वह आलसी था, उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई थी, उसे कुछ काम करना नहीं आता था। इसका उत्तर क्या है? वह आलसी था। माधो सिंह ने अपना कोई भी अंग बेचने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह अपाहिज नहीं होना चाहता था, वह व्यक्ति उसकी कम कीमत दे रहा था, वह क्रूप नहीं बनना चाहता था, और अंतिम है, शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। यही विकल्प सही है। माधो सिंह अपना कोई भी अंग बेचने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। चौथा उत्तर इसके अंदर। अंतिम वाला देखिए, माधो सिंह अपने घर लौट गया। क्यों? क्यों? पहला विकल्प उसमें दिया हुआ है, उसका अपमान हुआ था, उसमें आत्मविश्वास जागृत हो गया था, उस व्यक्ति ने कुछ देने से इनकार कर दिया था, उसे कुछ पैसे मिल गए थे। कौन सा विकल्प इसमें आएगा? दूसरा। दूसरा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के समझाने के कारण उसमें, माधो सिंह में आत्मविश्वास जागृत हो गया था। भाषा से पहला देखिए, इसके अंदर पाठ में आए इन मुहावरों के अर्थ जानकर इनका वाक्यों में प्रयोग करें। पहला दिया हुआ है हाथ फैलाना। हाथ फैलाना मतलब मांगना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से होगा, माधो सिंह बात बात में हाथ फैलाने लगा। गर्दन नीची होना। गर्दन नीची होना मतलब शर्मा जाना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से होगा कि तुम्हारी बातों ने मेरी गर्दन नीची कर दी। तीसरा है इसके अंदर जुबान पर ताला पड़ना। जुबान पर ताला पड़ना मतलब कुछ न बोल सकना। नेहा की जुबान पर ताला पड़ गया था। अंतिम है आंखें खुल जाना, अपनी गलती समझ में आना। शिक्षक ने छात्रों की आंखें खोल दी। ये मुहावरों का प्रयोग था। अब आपके सामने प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द लिखें। ऊपर आपके पास में विकल्प दिए हुए हैं, जल्दसाज, आत्मविश्वास, आलसी, विश्व प्रसिद्ध और परिश्रमी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हो सकता है प्रश्न पत्र के अंदर ये विकल्प आपको न प्राप्त हो। आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करके मन से लिखना पड़ेगा। पहला इसके अंदर दिया हुआ है परिश्रम करने वाला। परिश्रम करने वाला कौन होगा इसमें से? परिश्रमी। आलस्य करने वाला आलसी। जल्द बांधने वाला जल्दसाज। विश्व में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध। और अपने पर विश्वास, इसके लिए आएगा दूसरा वाला आत्मविश्वास। चलिए अगले पाठ पर आते हैं। पाठ 15 दोहे। यहां पर मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न आपके सामने हैं। मौखिक हम लोग पहले करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें। ये दोहे किसने लिखे हैं? इसका उत्तर है, ये दोहे कबीरदास जी ने लिखे हैं। इनका जन्म कब और कहां हुआ? इसका उत्तर है, इनका जन्म सन 1938 में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ। इनका पालन पोषण किसने किया? इसका उत्तर है, इनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ। दोहे कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में गाएं। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब विद्यालय लगेगा तब हम लोग करेंगे। हम लोग लिखित प्रश्नों पर आते हैं। लिखित प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। ईश्वर का स्मरण कब करना चाहिए? पहला प्रश्न है, ईश्वर का स्मरण कब करना चाहिए? इसका उत्तर है, सुख और दुख दोनों में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इसका उत्तर है,
आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कल कभी नहीं आता। मानव प्रत्येक दिन कल पर काम टालता रहता है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर किसके हृदय में बसते हैं? उत्तर है इसका, जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ईश्वर उसके मन में रहते हैं। अंतिम प्रश्न है, मूर्ख व्यक्ति विद्वान कैसे बन सकता है? उत्तर है इसका, बार बार अभ्यास से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। अब देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, इन दोहों का भाव स्पष्ट करें। पहला क, दो दोहे दिए हुए हैं, इनका अपने को अर्थ बताना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि ऐसा बड़ा पेड़ किस काम का जो दूसरों के किसी काम ना आए। ऐसा बड़ापन किस काम का जो दूसरों के काम ना आए। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन वह खजूर का पेड़ किसी राही को, किसी यात्री को छाया तक नहीं दे सकता। उसका फल भी बहुत दूर लगता है। मतलब न तो वो खजूर का पेड़ छाया दे सकता है और न वो किसी यात्री या किसी पथिक का पेट भर सकता है, क्योंकि उसका फल बहुत ऊपर लगता है। अगला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं, या लगातार अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। जैसे कुएं की रस्सी बार बार कुएं में आने जाने से जो पत्थर होता है, उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। सिल मतलब पत्थर। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब रस्सी के आने जाने से जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर भी निशान आ जाता है, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला, कबीर किस परिवार से थे? कबीर किस परिवार से थे? 4 विकल्प दिए हुए हैं, सुनार, लोहार, कुम्हार या जुलाहा। सही उत्तर है जुलाहा। कबीर किस परिवार से थे? कबीर जुलाहा परिवार से थे। ख, ताके हृदय आप में आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ताके हृदय आप में आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पिता के लिए, ईश्वर के लिए, माता के लिए या प्रिय संबंधी के लिए? आप शब्द प्रयुक्त हुआ है ईश्वर के लिए। आपके समक्ष विलोम शब्द लिखे हुए हैं 6। पहला शब्द है